बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म यानी ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस की मेटाबॉलिज्म। तो इसकी रेगुलेशन है जो है वो तीन तरह की होती है, एलोस्टेरिक, हार्मोनल और इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम क्या है इनकी रेगुलेशन पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम में एलोस्टेरिक पढ़ेंगे, ये हम दोनों के लिए पढ़ेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इसके बाद हार्मोनल और फिर ये तीसरा वाला, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ कैल्शियम क्या है। तो एलोस्टेरिक का मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास सबस्ट्रेट क्या हो, सबस्ट्रेट हमारे पास कम हो और रिएक्टेंट ज़्यादा और प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो फिर एलोस्टेरिकली इनहिबिशन होती है। ठीक है, और अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा हो और जो प्रोडक्ट्स होता है वो कम हो तो फिर एलोस्टेरिकली एक्टिवेशन होती है। ठीक है, तो इलोस्टेरिक मैंने आपको समझाया था पहली वीडियो में भी। ठीक है, तो ये एक डायग्राम दिया गया है कि ये हमारे पास ग्लाइकोजन है। ठीक है, ग्लाइकोजन किस चीज़ से बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अगर हो तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन करता है। और किसके थ्रू करता है, ग्लाइकोजन सिंथेस के थ्रू। तो ग्लाइकोजन सिंथेस एक्टिवेट होगा, ये प्लस का निशान है कि इसका मतलब है कि ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये एक्टिवेट करता है ग्लाइकोजन सिंथेस को। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी एनर्जी ज़्यादा है, तो जो ग्लूकोज आएगा उसकी फॉस्फोराइलेशन के बाद वो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन की तरफ जाएगा। तो ग्लाइकोजन सिंथेस पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का पॉजिटिव इंपैक्ट है और ये इसे रेगुलेट होता है, एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज यानी जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है उस पर इन 5 चीज़ों का कैसा इंपैक्ट है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर हमारे पास हो तो वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकेगा। इसके अलावा अगर एटीपी हो, लिवर में ग्लूकोज ज़्यादा हो तो फिर ये तीनों जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में ग्लाइकोजिनोलाइसिस इनहिबिट होगा और ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज भी इनहिबिट होगा। ठीक है, इसके अलावा ये दो चीज़ें जो है मसल में कैल्शियम हो या मतलब एएमपी, रिलीज ऑफ कैल्शियम इन मसल, और एएमपी अगर हो, एएमपी तो लो लेवल ऑफ एनर्जी इंडिकेट करता है, तो उस कंडीशन में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड होगी। और कैल्शियम अगर मसल मूवमेंट करेंगे तो उसके लिए वो कैल्शियम रिलीज करते हैं और मूवमेंट ऑफ मसल के लिए ग्लूकोज रिक्वायर होता है, तो वो ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन से हमें मिलता है। ठीक है, ये हो गया एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब इसके बाद आते हैं हार्मोनल। हार्मोनल में ऐसा होता है, ये जो डायग्राम दिया गया है बुक में पेज नंबर 267। ठीक है, तो ये डायग्राम सिर्फ ग्लाइकोजन सिंथेसिस यानी ग्लाइकोजेनेसिस की हार्मोनल रेगुलेशन है। ठीक है, इसमें ऐसा होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है और हार्मोनल रेगुलेशन ऐसा होता है कि हार्मोन्स आते हैं और वो एंजाइम्स की फॉस्फोराइलेशन या डिफॉस्फोराइलेशन करता है और वो एंजाइम उसकी स्टेट तब्दील होती रहती है, मतलब एक्टिव से इनएक्टिव में जाता है और फिर इनएक्टिव से एक्टिव में। तो ये ग्लूकागान और एपिनेफ्रिन ये पैरासिम्पैथेटिक में और ये जो एपिनेफ्रिन है वो सिंपैथेटिक में रिलीज होता है, ये जाता है और एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। एडिनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और वो एटीपी की कन्वर्जन करता है इनटू साइक्लिक एएमपी। ठीक है, तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होता है प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में, जो एटीपी होती है वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब साइक्लिक एएमपी का क्या काम होता है आगे, ये एज ए सेकंड मैसेंजर फॉर दिस हार्मोन्स, ये काम करता है इन हार्मोन्स के लिए। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज। काइनेज का वर्ड आएगा जब भी तो या तो फॉस्फोराइलेशन होगी या डिफॉस्फोराइलेशन, तो इधर जो है फॉस्फोराइलेशन होती करता है ये। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन या डिफॉस्फोराइलेशन, इधर ये डिफॉस्फोराइलेशन करते हैं, सॉरी। तो जो साइक्लिक एएमपी है ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है और ये प्रोटीन काइनेज आगे जाकर ग्लाइकोजन सिंथेज जो होता है, ये एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज ये क्या होता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एंजाइम एक्टिव होगा जब इसके साथ फॉस्फेट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसके पास फॉस्फेट नहीं होगा तो ये एक्टिव होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ग्लाइकोजन सिंथेस क्या है, एक्टिव है। तो इसके साथ अगर फॉस्फेट हम ऐड करें, ठीक है, तो ये इनएक्टिव होगा। आप देख सकते हैं इधर प्रोटीन काइनेज क्या करता है, एटीपी को यूटिलाइज करके ग्लाइकोजन सिंथेस के साथ फॉस्फेट को बाइंड कर देता है और ये फॉस्फेट क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेस को इनएक्टिव करता है और ग्लाइकोजन की ग्लाइकोजेनेसिस की इनहिबिशन हो जाती है। अगर हमारे पास ये जो हार्मोन्स थे अगर ये हम ख़त्म करें या ये मतलब रिमूव हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये जो ग्लाइकोजन सिंथेज भी है इनएक्टिव, इसकी दोबारा मतलब डिफॉस्फोराइलेशन होगी, ये फॉस्फेट रिमूव होगा बाय एंजाइम प्रोटीन फॉस्फेटेज। ठीक है, और ये ग्लाइकोजन सिंथेज एक्टिव हो जाएगा और ये ग्लाइकोजेनेसिस करेगा। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस पूरा हो जाएगा। तो ये था रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस बाय साइक्लिक एएमपी। इसके बाद आते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन। इसका मतलब है कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस की किस तरह मतलब रेगुलेशन होती है। तो ये डायग्राम जो बुक में दिया गया है पेज नंबर 268, इसको आप गौर से देख ले और इसकी जो थ्योरी है वो भी देख ले। ठीक है, कि ग्लूकागान और एपिनेफ्रिन ये जब आते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज को ये एक्टिवेट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का मतलब क्या है डायग्राम है, एटीपी कन्वर्ट हो जाती है साइक्लिक एएमपी में और फिर ये साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। ये प्रोटीन काइनेज क्या करता है, ये जो फॉस्फोराइलेज
एंजाइम है, ठीक है, सॉरी, फोस्फोराइलेज काइनेज ये एक और एंजाइम है, ये एक और एंजाइम है फोस्फोराइलेज काइनेज, जो क्या करता है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम की वो फोस्फोरा तो यार देख सकते हैं जो साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक एएमपी आता है और प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन करता है, ठीक है। प्रोटीन काइनेज हमारे पास अगर डीफॉस्फोराइलेट अगर इसके साथ फॉस्फेट हो तो ये एक्टिव होता है, ठीक है, अगर इसके साथ फॉस्फेट ना हो तो ये इनएक्टिव होता है। तो साइक्लिक एएमपी एटीपी को यूटिलाइज करके ये एटीपी यूटिलाइज हो गई, ये जो फॉस्फेट है ये ऐड हो गया इसके साथ, इस फोस्फोराइलेज काइनेज के साथ, ये एक्टिव हो जाता है। और ये फोस्फोराइलेज काइनेज क्या करता है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को एक्टिव करता है। अगर ये एंजाइम एक्टिव होगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रोसीड होगा, ठीक है। अब इस तरह अगर ये स्टिमुलस रिमूव हो जाए ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन तो ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा और फिर जो है प्रोटीन फोस्फेटेज 1 ये क्या करेगा, ये फोस्फोराइलेज काइनेज की इनएक्टिवेशन करेगा बाय रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। तो ये एंजाइम अगर रिमूव हो गया तो ये एंजाइम एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है, मतलब ये ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। ये प्रोटीन फोस्फेटेज दोनों जगह काम करता है। प्रोटीन फोस्फेटेज क्या करता है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज को इनएक्टिव करता है, जब ये इनएक्टिव होगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा नंबर जो है इफेक्ट ऑफ कैल्शियम आयंस ऑन ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ये आप याद रखें कि कैल्शियम का सिर्फ ग्लाइकोजिनोलाइसिस पर इफेक्ट है, ठीक है। वो कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम आयंस जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं और वो बाइंड होते हैं कलमोडुलिन फॉस्फोराइलेज के साथ, यानी कलमोडुलिन कैल्शियम मॉड्यूलेटिंग प्रोटीन, ठीक है। ये एक प्रोटीन है, ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में और ये डायरेक्टली विदाउट ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन एंड साइक्लिक एएमपी और प्रोटीन काइनेज ये इनके बगैर ही क्या करता है फोस्फोराइलेज काइनेज को एक्टिवेट करता है और फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को एनहांस करता है। तो यह था रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस। ये बुक में जो थ्योरी लिखी है इस डायग्राम से अगर आपको समझ आ गया हो तो थ्योरी में भी वही सारी बातें हैं जो मैंने आपको कही है। तो ओवरऑल इफेक्ट्स हार्मोन्स का ये है कि अगर हमारे पास ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, इंक्रीज ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन होगी, अगर इंसुलिन ज़्यादा हो तो फिर ग्लाइकोजेनेसिस होगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, ये पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस ना करें, ठीक है। पेपर में बहुत से एमसीक्यूज इससे आते हैं। थैंक यू सो मच।